मेरा नाम मिर्हा है। मेरी उम्र 18 साल है। ज़ेब अंदर आया तो मैं डर गई क्योंकि उसने ज़बरदस्ती मेरा दुपट्टा उतारा था। मैं उसके आगे कुछ भी ना कर सकती थी, लेकिन अचानक दरवाज़ा खोला तो मेरी खाला हमें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि हम दोनों पहली चाहत दिसंबर 26 मरानी सुबह की नमाज अदा करने के बाद ज़ेब को नमाज के लिए जगाया तो उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि बिस्तर छोड़े, मगर फिर मरहा के बार हाँ कहने पर उसे उठते ही बनी वजू करके मुश्किल नमाज अदा की और फिर से जाकर सो गया। और मरहा ज़ेब को देखकर सर हिलाकर रह गई। तो बाहर कितनी नींद आती है। नींद की शुदाई मरहा ज़ेब को दिल ही दिल में अलकाबाद से नवाजते बाहर चली गई। हाला भी शायद नमाज के बाद सो चुकी थी, तो मरहा ने सोचा क्यों ना लॉन में जाकर थोड़ी देर फूलों को ही देख ले। इस फूल बचपन से ही बहुत पसंद थे, मगर मरहा को फूल तोड़ना कभी अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती थी कि जब फूलों को तोड़ लिया जाए तो वो मुरझा जाते हैं। आज भी वो फूलों को हवा में लहराते देखकर खुश हो रही थी। ठंडी ठंडी हवा सांसों में उतरने लगी, तो मरहा ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली और फिर कुछ गुजरे पल याद आने लगे। नहीं नहीं प्लीज आशिर मत तोड़े ना, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आशिर ने एक सुर्ख गुलाब तोड़ा कर उसे दिया तो मरा खफा होने लगी। यार मेरी जान, ये आपसे अच्छा तो नहीं है ना, इसलिए तोड़ा कि आप खुश हो जाएं। अच्छा, आपको नहीं पता तो आइंदा नहीं तोड़ूंगा। आशा ने मरा के करीब आते कहा। आशा पीछे हटे ना, कोई देख लेगा। मरा उसके इतना करीब आने पर कंफ्यूज होने लगी। तो देख ले, अपनी बीवी के साथ ही रोमांस कर रहा हूं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आशा ने उसकी कमर के गिर्द बाजू के हमारे करते हुए उसे झटके से खुद से करीब किया था। प्लीज आशा पीछे हो जाए। मरा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ने लगा था। अच्छा, आपसे दूर चला जाऊंगा ना तो फिर आपको पता चलेगा। आशा की इस बात पर मरा तड़प कर रह गई। नहीं आशा, ऐसा मत कहीं, मरा आपके बिना मर जाएगी, आपकी मरहा मर जाएगी। प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाइएगा। तभी बादल जोर से गरजना तो मरा होश में आई थी। आसमान की तरफ देखा तो गहरे बादल जैसे बरसने को तैयार थे, और फिर से यादों से ने मरहा के दिल को आन घेरा था। पता है आशा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। आज बारिश होने वाली है ना, तो मैं बारिश में खूब भीगूंगी। आशा हो, और वो भी गर्मियों की। और मरा इसमें ना भीगे ये कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए आज भी वो बारिश में भीगने के लिए मचल रही थी। कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफी बीमार हो जाए। बस अपने कमरे की खिड़की से इस बारिश का नजारा करें। ये कहते ही आशा ने मरा को खुद से करीब किया था। आशा, आप मुझे छोड़ कर तो नहीं जाएंगे ना। मरा ने उससे दूर होते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं। अभी तो जिंदगी से प्यार हुआ है, और अभी जिंदगी 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 लगने लगी है। अभी तो जिंदगी का मतलब पता चला है कि मैं अपनी जान को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो भी मुस्कुरा दी। वादा। मरहा ने आशा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने भी मरहा का हाथ थाम लिया। जी मेरी जान। वादा। आशा ने उसका हाथ थामते हुए उसे अपनी जिंदगी भर के साथ का यकीन दिलाया था। मरहा को आशा के साथ जिंदगी गुजारे पल याद आने लगे। आशा, आपने अपनी मरा से वादा किया, तोड़ दिया ना। आप झूठे और धोखेबाज निकले। क्यों छोड़ गए? क्या कोई ऐसा भी करता है किसी के साथ? वहीं घास पर बैठे कर खामोशी से आंसू बहाते हुए आशा को याद करने लगी। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, मगर ये सर्दी की बारिश थी और मरा काफी देर से लाउंज में थी, तो उसे अब कब की तारी होने लगी थी। तभी वो अपने आंसू साफ करते हुए उठी और जैसे ही पलटी तो देखा कि जुहेब वहां खड़ा था। ज़ुहैब, आप कब आए? मरा भीगी आंखों के साथ मुस्कुरा रही दी। बस अभी। ज़ुहैब ने मरा के पास आते हुए कहा। आ जाओ मरा, जल्दी से चाय बनाओ, मैं नाश्ता बाहर से लेकर आता हूँ। ज़ुहैब जाने लगा तो मरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ुहैब, आप ना जाए, मैं नाश्ता बना लूंगी। मरा चाहती थी कि वो खुद अपने हाथ से नाश्ता बनाए, तभी ज़ुहैब को बाहर जाने से मना करने लगी। नहीं माही, मैं अपनी नई नवेली दुल्हन से नाश्ता बनवा कर गुनहगार नहीं होना चाहता, इसलिए आप जल्दी से चाय बना लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जुहेब ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। तो मरा मुस्कुरा दी। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। मरा ने जुहेब से कहा तो वो जाते जाते वापस पलटा। जी वाइफी मजबूर है, वरना मेरा बस चलता तो आपसे एक पल के लिए भी दूर ना होता।
मैं अभी गया और अभी आया, ये कहते ज़ुहैब वहाँ से चला गया था। ज़ुहैब नाश्ता लेकर आया तो मरहा ने जल्दी जल्दी नाश्ता लगाया और वो तीनों नाश्ता करके फारिग हुए तो ज़ुहैब की अम्मी ने ज़ुहैब से कहा कि आज मरहा को कहीं बाहर ले जाना और फिर तो तुम चले जाओगे। जी अम्मी, मैं भी यही सोच रहा था, हम तीनों जाएंगे। ज़ुहैब अपनी माँ को घर से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए साथ जाने का कह रहा था। नहीं बेटा, मेरा मूड नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। वो चाहती थी कि मेरा घूम फिर ले ताकि उसका मूड कुछ फ्रेश हो जाए। तभी ज़ेब को उसे बाहर ले जाने का कह रही थी। फ़िलहाल की माँ की डेथ हो गई। फ़िलहाल पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। फ़िलहाल की बहन सदफ़ ने किसी आवारा किस्म के लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली थी और अब वो बस थी कि शादी हो गई तो इसी से, वरना नहीं उनके घर में ज़बरदस्ती लड़ाई हुई थी और फ़रियाल की माँ इतनी ज़िल्लत और रुसवाई सह ना सकी और इसी दुनिया से चल बसी। आज उनके इंतकाल को तीसरा दिन था। फ़िलहाल के भाई ने मज़ीद रुसवाई से बचने के लिए सद्दफ़ को माँ के सुबह सोमवार दिन ही लड़की के साथ घर से रुखसत कर दिया, जिसके साथ उसने कोर्ट मैरिज की थी। फ़िलहाल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फ़िलहाल जब अपनी भाभी के साथ उनके कमरे में बैठी थी, तभी उसके भाई ने कमरे में आते उसे कहा, जी भाई कहें, मैं सुन रही हूँ। फ़िलहाल अपने भाई की तरफ मुतवज्जा हो गई। फरी, देखो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने कारोबार के लिए बैंक से कर्जा लिया था, मगर मुझे नुकसान हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये घर बेच दूं। और सदफ ने तो घर के कागजात साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें और सदफ को दे दूंगा। और अपने भाई की ये बात सुनकर फ़िलहाल हक्का बक्का रह गई, मगर जुबान से कुछ न कहा। ठीक है भाई, मैं दस्तखत कर देती हूँ, ये कहते हुए फ़िलहाल ने दुखी दिल के साथ कागजात पर साइन कर दिए। कभी तो शायद माँ का कफन भी मैला नहीं हुआ था। उसके भाई ने घर पर अपना नाम करवा लिया था और अगले दिन जब वो भाई भाई भाभी से मिलने गई तो उन दोनों ने फ़िलहाल से सीधे मुँह से बात नहीं की, लेकिन भाभी ने उसे सारा दिन किचन में लगाए रखा और खुद सास के मरने पर लोगों के गले लग लग कर झूठे आंसू बहाने लगी, जैसे फ़िलहाल ने भी जान के मरने पर किया था कि खुद तो फ़िलहाल लोगों के सामने रोने की एक्टिंग कर रही थी और मरहा बेचारी घर के काम कर करके हलकान हो रही थी। आज वो सारे मंजर एक एक करके फ़िलहाल की आंखों में घूम रहे थे। सच कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो फ़िलहाल ने दिल में तहिया कर लिया था कि वो अब दोबारा इस घर में कदम भी नहीं रखेगी, लेकिन फ़िलहाल को पता चल चुका था कि उसने जो कुछ भी किया था उसका फल उसे मिलना शुरू हो गया था। लेकिन अब वो खुदा से माफ़ी मांगने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब उसे मरहा की बद्दुआएं याद आने लगी थीं और मैं जाकर मरहा से माफ़ी मांग लूंगी, फैसल से भी और अरहम से भी। उन सब की गुनाहगार हूँ। अगर ये सब मुझे माफ़ कर देंगे तो शायद शायद मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। वो सोचते हुए फ़िलहाल तलखी से मुस्कुरा दी और वो जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं हुआ। अभी तो हिसाब देने का वक़्त था और हर इंसान को अपने माल का हिसाब देना ही पड़ता है। दिन के 3 बज चुके थे। जिमल सारे कामों से फारिग होकर आई थी तो देखा अनसे बेगम ने हमजा को सुला चुकी थी और से के बेगम पहलू में लेटी थी, खुद ही हाथ पाँव मारती खेल रही थी। ओहो, मेरी गुड़िया तो बड़ी खुश लग रही है। जिमल ने उसे खेलते देखा तो उसे गोद में उठा लिया, जिस पर सारा ने चीख मारते हुए बहुत खुशी का इजहार किया था। आजिमल बहुत खुश थी कि आज तो हमजा सो रहा है तो वो सारा के साथ वक़्त गुज़ार सकती है, वरना हमज़ा के जागते हुए ये बिल्कुल नामुमकिन था कि वो सारा के करीब भी जा सकती। राज़िमल ने सारा के काम किए थे, उसे नहलाना, उसकी मालिश की और काजल लगाया, फिर उसे नए कपड़े पहनाए, जो वो खुद हमाद के साथ जाकर सारा के लिए लाई थी। मरहा जब उसे फीडर पिलाया तो वो भी काफी देर से जाग रही थी। अब उसके सारे काम हो गए थे तो वो भी सो गई। जिमल, तुम भी कमरे में जाओ और आराम करो, तुम थक गई होगी। हमजा उठेगा तो मैं उसे संभाल लूंगी। बेगम ने उसे जिमल को आराम करने का कहा, जो सुबह से ही घर के कामों में मसरूफ थी। जैसे बेगम ने बच्चे संभाल रही थी और हमाद जॉब पर गया हुआ था। वो कमरे में जाने लगी तो हमाद आ गया। जिमल ने उसे खाना दिया और फिर जब वो खाना खा चुका तो बर्तन उठाकर किचन में रख दिए। वो बर्तन धोने लगी थी जब उसे हमाद ने बुलाया था। जी, बुलाया था,
آپ نے؟ جمل نے حماد کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو دیکھا، پوچھا۔ ہاں، آج کل تو میری بیوی مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ حماد جانتا تھا کہ وہ سارے کے معاملے کی وجہ سے اب تک اس سے خفا تھی کہ حماد نے جمل سے کیوں نہیں پوچھا جو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، اس لیے اب وہ اسے ملنا چاہ رہا تھا۔ میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری ماں کو۔ شاید میں تو ہوں ہی پاگل، آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس دماغ ہی نہیں ہے، مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ چھوڑے، آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اچھا لگے گا یا برا، میرے سینے میں دل تھوڑی ہے، شاید پتھر ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ اف سمل، تم سے کس نے کہا کہ تم ایسا سوچتے ہو کہ تمہارے پاس دماغ نہیں؟ یار، الٹی سیدھی باتیں سوچ لیتی ہوں۔ اچھا سوری، میرے باپ کی توبہ، آئندہ جو کام بھی کروں گا اپنی عقل مند بیوی سے پوچھ کر کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے سمل کے آنسو صاف کیے اور اسے خود سے قریب کیا تھا۔ زمل نے اسے غصے سے پیچھے ہٹایا تھا، مگر حماد پھر سے اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ زہیب، مرا کو سر سمندر پر لے آیا۔ جانتی ہو مرا، میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہاں ہوں، مگر دیکھو نا کتنے عرصے بعد میری یہ خواہش پوری ہوئی ہے۔ زہیب نے مرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زہیب اور مرا کے ہاتھ تھامتے گیلی ریت پر چل رہے تھے۔ گہرے بادل آئے ہوئے تھے اور سردی بھی کافی بڑھ گئی تھی، مگر پھر بھی ان دونوں کو ساحل سمندر پر آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، بارش بھی ایسی موسلادھار کہ وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ موسم کی بدلتی صورتحال دیکھ کر وہ دونوں ایک ہی ہاتھ پکڑے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زہیب کے کپڑے تو بھیگ چکے تھے اور مرا کا عبایا بھی۔ زہیب نے بھی آنے سے منع بھی کیا تھا کہ نہیں جاتے، مگر آ نہیں مانے۔ مرا اتنی تیز بارش دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ بچپن میں تو بارش میں بہت شوق سے نہاتی تھی تم، اور اب کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ زیب نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ نہیں نہیں، وہ بات نہیں زہیب، مجھے ہلکی بارش پسند ہے، اتنی تیز بارش سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مرا جانتی تھی کہ زہیب اس سے خفا ہے، اس لیے اسے وضاحت دینے لگی، مگر زہیب نے جواب دیے بغیر ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مرا بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پورا راستہ ایسے خاموشی سے کٹ گیا۔ یا اللہ، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ زہیب کیسے رویے پر مرا پریشان ہو گئی۔ مرا گھب آگ چکا تھا۔ مرا اپنی ہی سوچوں میں تھی جب زہیب نے اسے گھر کے سامنے گاڑی سے اترنے کا کہا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ مرا نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ تم جاؤ مرا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہتے وہ گاڑی سے اترا اور گیٹ لاک کر کھول کر مرا کو اندر جانے کا کہا۔ جی جی جی، مرا نے گھبراہٹ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ مرا اندر چلی گئی تو زہیب بھی گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مرا آئی تو خالہ کے کمرے میں ہی چلی گئی۔ آ گئے تم لوگ؟ خالہ نے مرا کو آتے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی۔ جی، وہ زہیب ذرا کام سے گئے ہیں۔ مرا تو بامشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ خالہ نے مرا کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ بس ویسے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مرا یہ کہتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ مرا، یہ زندگی مذاق نہیں ہے، جانتی ہو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب جینا آسان نہیں، مگر یاد رکھنا کہ شوہر آخر شوہر ہی ہوتا ہے، وہ بیوی کی توجہ مانگتا ہے۔ جانتی ہو کہ تمہارے لیے عاشر اپنی بیٹی کو سب بولنا آسان نہیں، مگر جو بیت گیا وہ تمہارا کل تھا۔ آج اپنے کے بارے میں سوچو، زہیب تمہارا آج ہے اور اب وہی تمہارا سب کچھ ہے، بس اب اسی کے بارے میں سوچو۔ خدا نے چاہا تو تمہاری بیٹی بھی مل جائے گی، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب زہیب تم کو خوش رکھو گی۔ زہیب ناراض ہوگا تو وہ سب تمہاری بیٹی کو کیسے ڈھونڈ پائے گا؟ تم جانتی بھی ہو اداس ہو، زہیب کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ زہیب تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم خوش نہیں رہو گی تو وہ کیسے خوش رہے گا؟ سمجھے؟ خالہ نے مرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ جو کوشش کروں گی، مرا نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مرا مرا کچھ کچن میں نہیں تھی جب خالہ نے اسے پکارا تھا۔ جی خالہ جان، مرا خالہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زہیب کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا کھانا باہر سے لے آئیں گے، آنے والے ہوگا، بس تم اس کے ہاتھ آتے ہی کھانا لگا لینا۔ خالہ مرا کو بتا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو زہیب گاڑی اندر لایا
और फिर 6 शॉपर्स मरहा को दिए थे और जुहेब से शॉपर्स लेकर रखने लगी। तभी जुहेब मरहा को कमरे में आने का कहकर खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मरहा धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई तो देखा जुहेब बिना शर्ट के ही आईने के सामने खड़ा था। मरा उसे देखकर नजर झुका गई। जेब के कपड़े गीले थे मगर वो फिर बिखर नहीं आया था बल्कि खाना लेने चला गया था। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। ये कहते ही वो कबर्ड से कपड़े निकालने लगी। जेब भी आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप ले लीजिएगा। जैसे उसने कमरे से जाने के लिए कदम बढ़ाए जोहेब उसकी तरफ पलटा था। माही, तुमने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था? नहीं ना, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? बताओ। वो आहिस्ता आहिस्ता मरा के करीब आ रहा था। मरा पीछे होते हुए दरवाजे से लग गई। जेब ने मरा का दुपट्टा उतारकर साइड पर रख दिया। मरा की सांस तेज होने लगी थी। जेब मरा के हाथों को पकड़ते उसकी गर्दन पर झुका तो मरा ने सख्ती से आंखें मूंछ ली। हालांकि गैर हो रही थी कि ज़ुहैब वापिस पीछे हटा था। जाओ जाकर खाना लगाओ, मैं आता हूँ। ये कहते ही ज़ुहैब ने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मरा तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। जैसे ही वो वॉशरूम में गया मरा की सांसें बहाल हुई थी तो वो फौरन से दुपट्टा उठाती कमरे से बाहर निकल गई थी। वो नीचे आई तो देखा कि खाला खाना खा चुकी थी। खाला, मैं खाना लगा देती हूँ, वो कुछ शर्मिंदा होते हुए कहने लगी। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे ज़ुहैब अब तक क्यों नहीं आया? और ला उसे खाला टेबल पर चीजें रखते हुए पूछने लगी। जी वो आ रहे हैं। बना ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा। अम्मी जान, मैं आ गया हूँ, आप लोग खाना शुरू कर देते ना। वैसे मुझसे तो बहुत भूख लगी है। ज़ुहैब ने कुर्सी पर बैठते ही प्लेट में सालन डाला और रोटी लेकर जल्दी जल्दी से खाना शुरू कर दिया। लेकिन ज़ुहैब की थोड़ी सी देर पहले वाले रवैये की वजह से मरा की तो भूख ही उठ चुकी थी। उसने बमुश्किल अच्छी से आधी रोटी खाई होगी। ज़ेब खाना खाकर उठ गया। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ये कहते हुए उठा और मैं थोड़ी देर में आता हूँ कहते हुए वो अपने घर से निकल गया। मरा काफी देर तक खाला से बातें करती रही, फिर अपने कमरे में आ गई। नमाज अदा करके वो ज़ेब के कपड़े इस्त्री करने लगी। फिर कमरे की फैली हुई चीजें उठाई जो कि अभी थोड़ी देर पहले ज़ुहैब फैलाकर जा चुका था। अभी कोई काम नहीं था तो वो आराम के घर से लेट गई मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ज़ेब, कितने दुख की बात है कि आप मुझे समझ नहीं पा रहे। आपने ऐसा ही बिहेव क्यों किया जबकि मैंने तो कल खुद ही आपसे इस बारे में बात की थी। पता नहीं ज़ुहैब, आप मुझसे मोहब्बत भी करते हैं या नहीं? नमा आंखों के साथ वो दिल ही दिल में ज़ुहैब से शिकवा करने लगी। फिर जाने कब उसे नींद आई पता ही नहीं चला। बादल जोर से गरजे तो तभी इमरा की आंख खुल गई। कमरे में लैंप की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। मैं तो ऐसे ही सो गई थी। तो फिर ये तो वो हैरान इधर उधर देखने लगी। वो बिना कुछ ओढ़े ही लेट गई थी तो शायद ज़ुहैब ने उसको कंफर्टर उड़ाया था। कमरे में चारों तरफ नजर दुराई तो ज़ुहैब उसे कहीं नजर नहीं आया और वो परेशान होकर उठ गई। वो बालकनी में कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। वो वहां चली गई। ज़ेब, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सर्दी की ठंड लग जाएगी। मरहा के कहने पर भी ज़ेब ने उसे मुड़कर नहीं देखा। चले उठे ना। मरहा ने उसका हाथ थामते उससे कहा तो ज़ेब हैरान सा मरहा को देखने लगा। फिर उसके कहने पर उठकर कमरे में आ गया। ज़ेब, आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरा मकसद आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि बारिश बहुत तेज है और सर्दी भी बहुत बढ़ की थी, वरना मुझे खुद भी आपके साथ बाहर जाना बहुत अच्छा लग रहा था। वरना नजर झुकाए अपने हाथों की हथेलियों को मसलते ना स्टॉप बोलते जा रही थी। तभी ज़ेब ने उसका हाथ थामते उससे गले लगा लिया था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मरहा, मैं तुम्हारे साथ बुरी तरीके से पेश आया। ज़ेब ने उससे अलग होते हुए कहा। आइंदा ऐसा नहीं होगा। इंसान होना तो गुस्सा ही आ जाता है। तुम्हारी आंखों में आशा के लिए आंसू देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं ही आशिर होता और मर चुका होता और फिर तुम मुझे याद करके रो रही होती और मेरी रूह को कितना सुकून मिलता। और जुहेब अपनी ही धुन में पता नहीं क्या कुछ बोल गया था और उसकी इस बात पर महारानी उसे हैरानी से देखने लगी। सॉरी, मैं शायद बहुत कुछ गलत बोल गया। जुहेब माजरत करते हुए उसके पास से उठ गया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मुराद को इंतजार करने लगी। जब वो आया तो उसने मुराद की नजर अंदाज करते हुए लाइट्स ऑफ कर दी और बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। फिर काफी देर तक वो करवटें बदलता रहा और जब फिर भी नींद नहीं आई तो मरा को खुद से करीब कर लिया। आप सो जाएं जुहेब,
آپ شاید خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ میرا نے خفگی سے کہا تو زیب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ مرا، آئی لو یو سو مچ۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ اب کبھی خود کو مجھ سے دور نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی زیب اپنے اور مرا کے درمیان سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ زبردست رسپانس پر اگلی قسط جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔